नमस्ते बच्चों। इससे पहले देखो बच्चों, हमने विद्युत धारा पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और कुछ आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे। ठीक है, जो हमारा एक न्यूमेरिकल आपको दिया था लास्ट में करने के लिए, होप्सो आप सभी ने वो न्यूमेरिकल कर लिया होगा। और उस न्यूमेरिकल का देखो आंसर बता देती हूँ मैं। उस न्यूमेरिकल का जो आंसर है आवेश Q जो आ रहा है वो है हमारे पास 12 कूलम और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ रही है हमारे पास 7.5 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? आवेश कितना आ रहा है उसका क्वेश्चन का आंसर है आवेश तो है 12 कूलम और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, आवेशों की संख्या कितनी है 7.5 इंटू 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स या आवेश। क्लियर? यहाँ तक हो गया था हमारा आवेश विद्युत धारा, जिसमें हमने उसकी दो डेफिनेशन पढ़ी थी। कौन कौन सी थी बच्चों? दो डेफिनेशन। एक तो आपने माध्य धारा पढ़ा था और दूसरा था हमारे पास आकस्मिक धारा या इंस्टेंटेनियस करंट पढ़ा था। इंस्टेंटेनियस करंट तो हमारा dq/dt था और हमने जो एवरेज करंट पढ़ा था वो था हमारे पास ΔQ/ΔT और उसके आधार पर हमने अपने दो न्यूमेरिकल्स देखे। क्लियर? अब देखो बच्चों, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो एक नया टर्म हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक नया टर्म जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग। ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, ये विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट इससे पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या है इसको समझने के लिए इसकी क्लासिकल क्या है, बहुत कह सकते हम कहानी है, जिसको कि इस पूरी कहानी को अगर आप समझ जाओगे तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा विद्युत धारा का चिरसम्मत मत। विद्युत धारा का चिरसम्मत मत। धारा का चिरसम्मत मत। ठीक है, तो विद्युत धारा का चिरसम्मत मत या क्लासिकल, इसके पीछे क्या क्लासिकल रीजन था, क्या क्लासिकल स्टोरी थी, वो हमें किस में देखना है, इस चिरसम्मत मत में देखना है। तो देखो बच्चों कैसे स्टार्ट है, इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं हमारा चैप्टर विद्युत स्थिर वैद्युतिकी, उसमें थोड़ा बहुत जाते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले देखो बच्चों आपने पढ़ा था कि स्थिर वैद्युतिकी में आप पढ़ चुके हो कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। पढ़ चुके हो ना कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि अंदर आवेश उपस्थित नहीं है। क्योंकि अंदर जहाँ आवेश होंगे वहीं पर क्या होगा, आपके पास विद्युत फ्लक्स होगा और जब विद्युत फ्लक्स नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उपस्थित नहीं होती। ये आप चीज पढ़ चुके हो। तो वही उसी को आधार लेते हुए हमने क्या माना कि हमारे पास एक चालक है। क्लियर? हमारे पास क्या, ये एक चालक है और इस चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। या हम कह सकते हैं कि इस चालक के अंदर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। कहां पर? अंदर। चालक के अंदर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, इसको सिद्ध भी कर चुके हैं। क्लियर? अब यदि इस चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, परंतु यदि अब अगर इस चालक के ऊपर बाह्य रूप से हम क्या लगा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं। हमने एक बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई एक्सटर्नल इसके ऊपर लगाया है। अब जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र ई एक्सटर्नल इस पर लगाएंगे तब हम क्या देखते हैं कि क्या होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या होगा, अंदर ये थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित हैं। तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो आप ये पढ़ चुके हो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो कि उनके ऊपर इस विद्युत क्षेत्र के कारण उन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या लगेगा, बल कार्य करेगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण उनके ऊपर क्या कार्य करेगा, बल कार्य करेगा। और अगर नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर
बल तो क्या लगेगा हमारा, अगर नेगेटिव है तो उस पर बल कहाँ पे लगता है, लगाई गई विद्युत क्षेत्र या बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है। और अगर पॉजिटिव होता है तो लगाए तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, और यहाँ पर F इज इक्वल्स टू प्लस क्यू ई। कहाँ पे लगता है, लगाए गए विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश। यह पढ़ चुके हैं, इससे पहले आपको बता चुके हैं कि लगाए गए बाहर किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखी है किसी भी आवेश के ऊपर अगर हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया है तो उस आवेश पर बल कार्य करेगा, और नेगेटिव आवेश है तो उसके ऊपर बल लगाए गए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, और पॉजिटिव आवेश पर बल कहाँ लगता है, उसकी अनुदिश लगता है। क्लियर। अब इसी के आधार पर हमने देखा कि अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है तो अंदर नेगेटिव चार्ज में एटम्स भरे हुए हैं, तो एटम्स में इलेक्ट्रॉन और इसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों है। तब ये यहाँ गति कर रहे हैं तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर तो बल कहाँ लगेगा, इस दिशा में लगेगा। नेगेटिव चार्ज पर तो बल कहाँ लगेगा, इस दिशा में लगेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है उनके ऊपर बल इस दिशा में लगेगा। आ रही है बात समझ में। बाह्य विद्युत क्षेत्र हमने इस दिशा से लगाया चालक पर, तो जो पॉजिटिव चार्ज थे वो तो यहाँ पे चले गए, और जो नेगेटिव चार्ज थे वो यहाँ पे चले गए, कि उनके ऊपर बल उनको कहाँ खींच रहा है, इस दिशा की ओर खींच रहा है, और उन पर बल इस विद्युत क्षेत्र के कारण उन्हें कहाँ खींच रहा है, इस दिशा में खींच रहा है, जिसके कारण इसके इस सरफेस में तो नेगेटिव चार्ज और इसके सरफेस में पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। किसके कारण, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण इस चालक के एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर या एक एंड पर तो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और दूसरे एंड पर कौन सा चार्ज इकट्ठा हो गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। इट मींस, और ये चार्ज कैसा चार्ज होगा, ये जो आवेश होंगे ये किसके कारण उत्पन्न हुए, प्रेरण के द्वारा। किसके द्वारा उत्पन्न हुए, प्रेरण के द्वारा, कि बाहर से जब हमने विद्युत क्षेत्र लगाए तो उसके कारण ये दोनों एंड्स पे अपोजिट चार्ज क्या हो गए, उत्पन्न हो गए। क्लियर। तो प्रेरण के द्वारा ये आवेश उत्पन्न हो गए, इसमें एक एंड पे नेगेटिव चार्ज और एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज। इट मींस जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो दोनों एंड्स पर आवेश क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। क्लियर। एक बात क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, या इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही जगह इकट्ठे होके बंध जाते हैं। क्लियर। दोबारा सुन लो, हमारे पास एक चालक था, उसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अंदर चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र शून्य है, परंतु जब हमने उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जिसके कारण अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज क्या थे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाह्य बल, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण बल कार्य करा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन तो उसके विपरीत दिशा में गति करते हैं, उनके ऊपर बल कार्य करा विपरीत दिशा में, और इनके ऊपर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लग रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है इकट्ठा हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दो अपोजिट चार्ज यहाँ पर उत्पन्न हो गए, जिसके कारण अब ये दो नेगेटिव अपोजिट चार्ज उत्पन्न होने के कारण अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, ये कैसे आवेश प्रेरण के कारण उत्पन्न है। अब प्रेरण के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ है, पॉजिटिव चार्ज जब उत्पन्न हो गया तो अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है, जिसको कि प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कैसा विद्युत क्षेत्र कहते हैं, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। कि प्रेरण के कारण जो आवेश उत्पन्न हुए हैं उनके कारण चालक के अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्लियर। लेकिन अभी भी उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी क्या है बच्चों, जीरो है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी, कब होगी, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र और प्रेरित विद्युत क्षेत्र की प्रेरण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का योग बराबर क्या होगा, शून्य होगा, तो ही दोनों क्या होंगे, इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स कि प्रेरण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या है, विपरीत होता है। आगे बात क्लियर है, क्लियर है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी,
कि जितना बाह्य विद्युत क्षेत्र हमने बाहर लगाया उसके विपरीत दिशा में उतना ही प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी रहेगी, शून्य बनी रहेगी। क्लियर? वही चीज हम यहाँ बता रहे हैं। तो पहली चीज हमारी ये क्लियर होगी। अब बच्चों यहाँ पर हमने जो बात करी थी यहाँ पर हमने जो चालक लिया था वो कैसा चालक लिया था, कैसा निकाय लिया था, विलगित निकाय लिया था। कैसा निकाय लिया था? विलगित निकाय। पढ़ चुके हैं इससे पहले हमने जो वहां पे निकाय लेके चल रहे थे वो कैसे थे? विलगित निकाय थे। कैसे निकाय थे? विलगित निकाय। तो अब ऐसे विलगित निकायों में क्या होता है कि उन्हें बाहर से किसी तरह का कोई भी वातावरण, बाहर से कोई भी ऊष्मा वो अपने अंदर ग्रहण नहीं करते। अब बाहर से जब कोई भी ऊष्मा ग्रहण नहीं करते, इट मीन्स कि उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो बनी हुई। लेकिन अगर ये विलगित निकाय या ये चालक कैसा हो, विलगित ना हो, तो क्या होगा? अब ये जब चालक यहाँ रखा हो तो अपने वातावरण से क्या करेगा? अगर ये विलगित निकाय ना हो तो ये वातावरण से क्या करेगा? वातावरण से क्या लेगा? ऊष्मा ग्रहण कर लेगा। ऊष्मा ग्रहण करने के बाद, और ऊष्मा किसके कारण ग्रहण कर रहा है? ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। अब ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा ये ऊष्मा ग्रहण कर लेता है। अब जैसे ही ऊष्मा ग्रहण कर लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं? गति करने लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं? गति। और किसके कारण गति करने लग जाते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे? गति करने लगे। किसके कारण? ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। इट मीन्स कि थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन में जो भी गति हो रही है अंदर, वो किसके कारण हो रही है? ऊष्मीय ऊर्जा के कारण हो रही है, क्योंकि उसने बाह्य वातावरण से ऊष्मा क्या ले ली? ग्रहण कर ली। क्लियर? ओके। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे आप रखते हो, जैसे कोई लोहे की रॉड है। अब लोहे की रॉड है तो वो रखी रहती है। अब अगर वो ठंडी जगह है तो वो ठंडी हो जाती है, बाहर रखी हुई तो वो बाहर, अगर वो बाहर आप धूप में जाके रख दोगे तो वो क्या हो जाती है? इतनी गर्म हो जाती है, हम इसे पकड़ नहीं पाते हैं। क्लियर? तो वो ऊष्मा क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि लोहे के एक अच्छा चालक है। क्लियर? तो वही सारी स्थिति हम क्या देख रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं। अब ऊष्मीय ऊर्जा, अब इट मीन्स जो भी अंदर गति होगी फिर वो केवल किसके कारण हो रही है? ऊष्मीय ऊर्जा के कारण हो रही है। क्लियर? और ये बात हमने पहले क्लियर कर दी। क्लियर? इट मीन्स यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि अगर कोई भी चालक को अगर हमने कैसे रखा है, किसी भी चालक को अगर हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया उस चालक पर, तो उसके अंदर, किसी भी चालक में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो थी, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या हुआ? उसके अंदर प्रेरण उत्पन्न हुआ। प्रेरण के कारण दोनों एंड्स पे अपोजिट चार्ज उत्पन्न हो गए। अपोजिट चार्ज उत्पन्न हो गए, जिसके कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और वो विद्युत क्षेत्र प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहलाता है। परंतु लेकिन क्योंकि चालक के अंदर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ई प्रेरण का मान किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ ई बाह्य के बराबर होता है। और ये कैसा निकाय है? विलगित निकाय है। अगर ये विलगित निकाय नहीं है तो क्या होगा? करेगा, बाहर से ऊष्मा ग्रहण करेगा, और वो ऊष्मा किसके कारण गति होगी? इलेक्ट्रॉन्स में ऊष्मीय ऊर्जा के कारण गति होगी। ये तो था हमारा इतना सा कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि हमारे पास क्या है, यदि अगर हम क्या करें, आप ऊष्मीय ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ऊष्मीय ऊर्जा के कारण इतनी तेज गति करते हैं कि उनकी जो वेलोसिटी होती है वो लगभग 10 टू द पावर लगभग मीटर पर सेकंड तक होती है। बहुत तेज गति करने लग जाते हैं। कितनी होती है? 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड की वेग से क्या करते हैं? गति करने लग जाते हैं। बहुत तेज तेज गति करते हैं। परंतु एक इंपॉर्टेंट चीज, ये गति कैसी होती है? यादृच्छिक गति होती है। कैसी गति होती है? यादृच्छिक गति होती है। रैंडम मोशन होता है। आप पढ़ चुके हैं इससे पहले 11th में कि कैसे गति कर रहे हैं, एक इधर गया, एक इधर गया, एक ऐसे 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 जिगजैग मोशन की बहुत तेज वेलोसिटी से क्या करने लग जाते हैं? गति करने लग जाते हैं। लगभग कितनी? बहुत ज्यादा होती है, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड वेग से क्या कर रहे हैं? गति करते हैं। लेकिन जब हम क्या देखते हैं कि अब ये जैसे सब कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये U1 वेग से फिर यहाँ गया, फिर U2 वेग से यहाँ गया, U3 वेग से यहाँ गया, तो अगर हमें इसकी कुल
एवरेज वेलोसिटी निकालें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, u1 प्लस u2 टू un अपॉन m। क्लियर। परंतु जब हमने इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या आती है, बहुत ही कम आती है। कैसी आती है, लगभग 0 आती है। क्यों आती है 0 बच्चों, क्योंकि ये इतनी तेज गति करते हैं। अब इतनी तेज गति कर रहे हैं तो अंदर क्या हो रहा है इसमें, ये लगातार ये सारी चीजें आप माध्यम पर जो हमने टॉपिक पढ़ा था थर्मो में, उसमें आप पढ़ चुके हो। अब अंदर जब चालक के अंदर लगातार ऐसी ऐसी गति कर रहे हैं तो ये कोई भी दूसरा एटम होता है या दीवार होती है, उससे लगातार क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। जितनी बहुत ज्यादा ऊष्मा ग्रहण करिए, ऊष्मा ऊर्जा, इनकी वेलोसिटी क्या हो गई, एकदम से बढ़ गई। अब इनकी वेलोसिटी एकदम से बढ़ी तो जाके दूसरे से टकराए, दूसरे से टकराए तो इनकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। फिर वापस एनर्जी जब कम हो गई तो वह धीमे हो गई, फिर वापस टकराए तो वापस धीमे हो गई। ऐसे करके इनकी जो कुल माध्य ऊर्जा होती है, वो माध्य वेग जो होता है वो क्या होता है, शून्य हो जाता है। क्योंकि टोटल अगर हम देखें तो ये टोटल अगर इनको संपूर्ण रूप में देखें तो ये संपूर्ण रूप में इनकी वेलोसिटी इतनी अधिक नहीं होती। इतनी अधिक होती तो क्या होता, ये जब भी हम पकड़ते किसी भी चालक को तो वो इतना गर्म होता है तो हम पकड़ ही नहीं पाते। तो ये चीज के हम क्या बोल रहे हैं कि इनमें माध्य वेग क्या होता है, शून्य होता है। और क्यों शून्य होता है, क्यों होता है शून्य, किसके कारण, टक्करों के कारण, कोलिजन के कारण। और आप पढ़ चुके हो फिजिक्स में टक्कर होने का मतलब ये नहीं है कि आके एक दूसरे दोनों चिपक गए या टकरा गए। आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि फिजिक्स में टक्कर होने का क्या मतलब है कि जब दो कण या दो पिंड आपस में स्पर्श करते हैं तो एक का वेग और दूसरे का वेग आपस में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, आपस में एक्सचेंज हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन कहते हैं, टक्कर कहते हैं। मीन्स एक पिंड का वेग दूसरे के पिंड के वेग से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है और उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो रही है या कम ज्यादा हो रही है। क्लियर। तो इट मीन्स टक्कर इतनी ज्यादा हो रही है, इतनी जल्दी हो रही है कि अगर हम माध्य वेग देखें तो वो क्या माना जाता है, शून्य। क्योंकि एक बार वो ऐसे गए इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ पे गया, टकराया, ठीक है। फिर वापस से बहुत तेज वेलोसिटी से गए, यहाँ पे टकराया, उसकी वेलोसिटी फिर धीमा हो गया। फिर यहाँ पे गया बहुत तेज वेलोसिटी, वापस ग्राइंड करी, फिर धीमा हो गया। ऐसे करके अगर हम इसकी पूरी की एवरेज निकालते तो पूरी की एवरेज लगभग शून्य आती है। क्योंकि वेलोसिटी लगभग हर एक कण की तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम इसकी पूरे सभी आवेशों के साथ में देखें तो वो इतनी वो क्या होती है, बहुत कम होती है। क्योंकि लगातार क्या होती जा रही है, टक्कर होती जा रही है, जिसके कारण उनकी वेलोसिटी बढ़ती तो है लेकिन फिर वापस से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा हमने क्या देखा कि ऊष्मा ऊर्जा के कारण वो कैसी गति कर रहे हैं, यादृच्छिक गति कर रहे हैं। कैसी गति कर रहे हैं, यादृच्छिक गति कर रहे हैं। क्लियर, ये बात भी होगी क्लियर। अब इसमें हमें जो नए टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है हमारा अपवह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो देखो बच्चों कहाँ से आएगा, उसको समझते हैं। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, अपवह वेग का क्लियर हो जाए। ठीक है। अब हमने चालक को पहले ऐसे ही रखा था, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया था हमने, लेकिन अब यदि हमने ये जो चालक लिया है इसको कनेक्टिंग वायर से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। इसमें हमने क्या लगा दिया है, इसको एक वायर से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। और वायर के थ्रू इसे किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। वायर के थ्रू इसे किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। अब इससे पहले आप देख चुके थे कि यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया था। जब हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र इस पे लगाया तो इस पे यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया था। ठीक है। जब हमने बैटरी लगाई अपनी तो क्या होगा, वहां पर तो क्या हो रहा था कि इसके दोनों एंड्स पे आवेश क्या हो गया था, इकट्ठा हो गया था। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब चालक को तार द्वारा जोड़ा जाता है, तार द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेश इकट्ठे नहीं होते हैं। सबसे पहली चीज,
जब हमने चालक को तार द्वारा जोड़ दिया तो अब आवेश इकट्ठे नहीं होंगे। क्यों नहीं हो रहे इकट्ठे? क्योंकि अब यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव चार्ज है, उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए। क्लियर? तो अब यहाँ पे जब वो प्रेरित आवेश उत्पन्न होंगे, प्रेरण के कारण, ये आवेश उत्पन्न होने के कारण अब यहाँ पर जो आवेश है वो यहाँ इकट्ठे नहीं होंगे, उसको पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर खींच लेगा। नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, बैटरी का जो नेगेटिव एंड है वो अपनी ओर खींच लेगा। इट मीन्स कि अब यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है वो लगभग क्या होगा? 0 हो गया, कि अब उसका तो कोई काम ही नहीं हो रहा। क्लियर? अब उसका इतना काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि अंदर अब ये आवेश यहाँ रुक ही नहीं रहे। अब ये आवेश यहाँ रुके रहते तब तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न होता, लेकिन जब ये आवेश यहाँ रुक ही नहीं रहे तो विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न ही नहीं होगा। अब यहाँ अंदर ई प्रेरण लगभग क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे अंदर क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति कर रहे हैं। अब एक चीज और इससे पहले बताएं कि जब तक हमने तार नहीं जोड़ा था, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया था, ये ऐसे लगातार, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, ऐसे लगातार क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और ये गति क्या होती है? बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे टकराते हैं या किसी दूसरे एटम से टकरा रहे हैं तो इनकी गति धीमे हो गई, फिर वापस से हो गई, फिर धीमे हो गई। ऐसे लगातार क्या हो रहा है? ये बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में अब देखो एक चीज और आती है कि क्या हो रहा है कि ये इतनी तेज बढ़ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर जब हमने क्या करा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। क्लियर? तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो लगातार अपनी वेलोसिटी एकदम से बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, कम हो रही है। तो इससे परेशान होकर वो क्या करता है, एक कांस्टेंट और एक लो वेलोसिटी से क्या करता है, गति करने लग जाता है। कि वो भाई अब इतना दुखी हो गया कि भाई मेरी वेलोसिटी बढ़ती है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर कम हो जाती है, ऐसे लगातार होता रहता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब वो क्या कर रहा है, एक नियत व कम वेग से लगाए गए विद्युत बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में क्या करने लग जाता है, गति करने लग जाता है। तो वह वेग क्या कहलाता है, अपवाह वेग कहलाता है। आ रही बात समझ में? ये नहीं कि वो रैंडम मोशन नहीं करेगा, रैंडम मोशन तो अभी भी हो रही है, लेकिन रैंडम मोशन करते, जैसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रही है, इस दिशा में लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या लगाया, इस दिशा में लगाया, रैंडम मोशन कर रहा है इस तरह से। और साथ साथ में वो किस तरफ खिसकता चला जाएगा, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लग रहा है, और रैंडम मोशन गति करते करते धीरे धीरे क्या होगा, इस दिशा में खिसकता जाएगा। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट का मतलब ही क्या होता है, ड्रिफ्ट का क्या मतलब है, खिसकना, कि ड्रिफ्ट होता चला जाएगा, खिसकने लग जाएगा धीरे धीरे। कि इंदर इस तरह से रैंडम मोशन तो कर ही रहा है, कभी यहाँ क्या कर रहा है कि कभी यहाँ कर रहा है, 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 ऐसे तो गति कर ही रहा है। यहाँ टकराया एटम से, फिर यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, रैंडम मोशन तो कर ही रहा है, परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रही है, यहाँ पे लग रही है। तो वो साथ साथ क्या करेगा, इस दिशा में क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, गति करेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब वो बहुत, क्योंकि ये जो हमने बताई ये जो वेग है वो इतना अधिक होता है कि बार बार बढ़ रहा है, बार बार कम हो रहा है, तो एट लास्ट ये सभी वेग मिला के क्या करते हैं, एक नियत कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। तो अपवाह वेग की अगर हमें परिभाषा देनी हो तो अपवाह वेग की क्या परिभाषा हो जाएगी, क्या होगी परिभाषा अपवाह वेग की, अपवाह वेग वह नियत व सूक्ष्म वेग, सूक्ष्म वेग जिससे कि इलेक्ट्रॉन लगाए गए बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गति करता है,
गति करता है, अपवाह वेग कहलाता है। कैसा वेग कहलाता है? अपवाह वेग कहलाता है। आगे बात समझ में क्लियर है बच्चों? तो अपवाह वेग किसे कहते हैं? वह वेग जो कि जिससे कि उसके वेग में ऊष्मीय ऊर्जा के कारण लगातार उसका वेग बढ़ रहा था, फिर कम हो रहा था, बढ़ रहा था, कम हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, एक कंडीशन ऐसी आती है कि बाद में वो एक नियत और एक कम वेग से क्या करने लग जाता है, गति करने लग जाता है। इसको एक्सप्लेन हम इस तरह से कर सकते हैं कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या लगी है, इस दिशा में लगाई है हमने, इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे गया, यहाँ पे एटम से टकराया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे, ये सपोज एट लास्ट वो कहाँ आके रुका, यहाँ आके रुका, यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया, इस तरह से यहाँ आके रुका। तो हमने जब इसका हमने क्या निकाला था, माध्य वेग निकाला, तो माध्य वेग तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड, क्लियर। लेकिन अगर हम इसका क्या निकालें, अगर हम इसकी माध्य चाल निकालें तो माध्य चाल क्या थी, बहुत ज्यादा थी, कि जितना भी इन्होंने माध्य चाल क्या कैसे निकालेंगे, जितना भी वेग है और जितना भी इसने डिस्टेंस कवर करें, डिस्टेंस तो बहुत सारा कवर करें और लगातार डिस्टेंस चेंज होते जा रहा है, तो वो तो बहुत ज्यादा मिल रहा था हमें। लेकिन जब हम इसकी क्या निकालते हैं, माध्य वेग निकाला हमने, क्या निकाला, अगर हम माध्य वेग निकालें तो माध्य वेग निकालने के लिए ये क्या होगा, मतलब ये क्या हो गया इनका, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया, कि पहले वो यहाँ था और इतनी सारी गति पथ में गति करने के बाद वो यहाँ पहुंचा है, तो ये इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और एक्सटर्नल फील्ड इस दिशा में, और ये धीरे धीरे रैंडम मोशन करते करते कहाँ खिसक रहा है, इस दिशा में खिसक रहा है। तो जब हमने निकाला तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इतना कम है, डिस्प्लेसमेंट इतना कम है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, बहुत कम होगी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कम होने के कारण इसकी वेलोसिटी बहुत कम प्राप्त होती है। कितनी मिलती है हमें, माध्य वेग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड मिलता है लगभग। लेकिन जहां जब हमने माध्य चाल निकाली तो बहुत अधिक आ रही थी, लेकिन जब हमने इसका माध्य वेग ज्ञात करा वो बहुत कम प्राप्त हो रहा है। इट मीन्स कि ये अगर हमें संपूर्ण रूप में इसकी अगर हम गति देखें तो संपूर्ण रूप में इसकी जो गति है उसका अगर हम माध्य वेग निकाले तो माध्य वेग बहुत कम प्राप्त हो रहा है। इट मीन्स कि माध्य वेग ही क्या है इसकी, अपवाह वेग है। इट मीन्स ये अगर हम इसे संपूर्ण रूप में देखें तो ये बहुत धीरे 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 क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यानी कि एकदम से वेलोसिटी बढ़ी और वो रैंडम मोशन गति कर दिया तो एकदम से सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे नहीं है कि एक्सटर्नल फील्ड तो हमने यहाँ पे लगाई है, इस तरह से रैंडम मोशन कर रहा है वो, लेकिन धीरे धीरे वो सारा का सारा रैंडम मोशन कहाँ खिसकता जा रहा है, इस दिशा में खिसकता हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट का मतलब ही खिसकना है। तो ये क्या हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, अपवाह वेग का। क्लियर। तो अपवाह का मतलब क्या, एक तरह से बहना भी कहते हैं इसे हम, क्या कहते हैं, बहना, खिसकना, कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे खिसक रहा है तो जिस वेग से खिसक रहा है वही उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिस वेग से वो बह रहा है वो उसका अपवाह वेग है। तो ये वेग कैसा होता है, बहुत ही कम होता है और एक तरह से नियत होता है। एक नियत व कम वेग से वो लगाए गए बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गति करता है, वह वेग ही अपवाह वेग कहलाता है। तो क्लियर है बच्चों ये कॉन्सेप्ट। पहले हमने चालक देखा, उसपे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वहां पे हमारे पास रिजल्ट आया कि बाह्य विद्युत क्षेत्र, विद्युत दोनों एंड्स में अपोजिट चार्ज उत्पन्न होने के कारण ई प्रेरित विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, विपरीत होता है। लेकिन हमने पहले विलगित निकाय देख रहे थे, लेकिन अगर विलगित निकाय नहीं है तो बाहर से ऊष्मा क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ऊष्मा ऊर्जा के कारण वो लगातार क्या करता है, गति करता रहता है। और उसके अगर हम एनर्जी निकालें तो माध्य वेग निकालें तो माध्य वेग क्या होता है, बहुत ज्यादा आ रहा था। लेकिन अगर हम माध्य चाल निकालें तो माध्य चाल हमारे पास बहुत अधिक प्राप्त हो रही थी, परंतु और वो कैसे गति कर रहा है, रैंडम मोशन गति कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे लगातार उसके वेग में लगातार टक्कर होने के कारण, क्रमागत टक्कर होने के कारण उनका वेग क्या होता है, एकदम से बढ़ता है फिर कम होता है, एकदम से बढ़ता है फिर कम होता है, जिसके कारण एट लास्ट वो एक नियत कम वेग से
गति करने लग जाता है और वह वेग क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसको कि माध्य वेग कहते हैं, जो कि 10⁻⁻4 सेकेंड मीटर पर सेकेंड लगभग प्राप्त होता है। और यही वेग क्या कहलाता है, अपवाह वेग कहलाता है। क्लियर बच्चों, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट जो कि अपवाह वेग की पूरी कहानी है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अपवाह वेग के लिए क्या एक्सप्रेशन है, अपवाह वेग को हम कैसे ज्ञात करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपका कॉन्सेप्ट था कि अपवाह वेग कहाँ से आया, उसको कैसे निकालते हैं, क्या है वो। अब इसका एक्सप्रेशन बहुत बार पूछा जाता है, उसकी डेरिवेशन कि अपवाह वेग के लिए एक्सप्रेशन ज्ञात कीजिए, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं। क्लियर, वो हम अपने देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।